पहले इनका क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। फिल्म देख के वैसा कुछ नहीं है। लड़की एडवोकेट है, पहले भी छात्र नेता रह चुकी है, सिविल जज की तैयारी कर रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें उसको पता है। जीआरपी का काम करने का तरीका, डीएफ का काम करने का तरीका, मिसिंग पर्सन का कितना इंपॉर्टेंस होता है, क्राइम का कितना इंपॉर्टेंस होता है, 363 का कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें उसको पता है। तो जो प्लान बना है वो तीनों लोगों ने मिलकर आपस में बना के और उसके बाद में फिर एग्जीक्यूट किया। सर क्या तेजिंदर को कोई पैसे वैसे दिए थे इन लोगों ने मदद करने के लिए? हाँ, ये तेजिंदर का सवाल पहले जो है मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तेजिंदर जो है ये सारांश जब इंदौर में रहता था लगभग 2021-22 के बीच में, तो आमने सामने रहते थे। उस टाइम पे इन लोगों का कुछ पैसों का लेन देन हुआ था। तेजिंदर ने काफी लोगों से उधारियां लेके रखी थी, तो उसमें सारांश से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लिए हुए थे। तो वो जो पैसों का लेन देन था वो उनका चल रहा था, 2.5 लाख रुपए वो दे नहीं रहा था। तो उसी चीज के लिए फिर ये काफी बात होने लग गई, तो ये उसका ड्राइवर बन गया और उसके बाद में फिर उस चीज का कि भाई तुम्हारा जो पैसा दिया उसी में से कुछ निकाल लो। इस तरीके से वो तेजिंदर जो है वो इन्वॉल्व हुआ। राम तोमर वाली बात मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। राम तोमर जो है गुमशुदगी वाले मामले में कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है, मगर राम तोमर की जो पहचान है वो लगभग ग्वालियर जबलपुर में जब लड़की प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पे किसी के थ्रू ही लड़की से हमने बातचीत करी है। आप भी अलग से अभी बाद में भी उससे जब भी बातचीत होगी तो जानकारी में आएगा। लड़की का कहना है कि राम तोमर को आज तक उसने चेहरा भी नहीं देखा उसका, मगर राम तोमर उसको लगातार फोन करता था और उसने बीच में 3 से 4 बार उसके टिकट्स बना दिए थे, जो एक भी टिकट में वो वापस गई नहीं है। उसका ये कहना था कि तू ग्वालियर आ जा और ग्वालियर में जो है वो प्रैक्टिस कर। वो थोड़ा परेशान थी उससे कि वो बार बार फोन क्यों करता है करके। जब वो ऑफिशियल काम है तब तक तो ठीक है, पर बार बार फोन क्यों करता है। मगर जो गुमशुदगी वाला पार्ट है उससे राम तोमर का कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई क्वेश्चन? हाँ, सारांश ने ये आउट ऑफ द वे जाकर के इस तरीके से उसकी हेल्प की, क्या कोई लव अफेयर का भी मामला था? लड़की डिनाई करती है, लड़की बताती है कि वो मेरा दोस्त था, बाकी तो और वो अच्छे से इस सवाल का जवाब दे पाएगी। लड़की के पास में हाँ कुछ पैसा वगैरह, लड़की क्योंकि कमाती थी, खुद ही उसके केस वेस चलते थे। उसका जो है वो हरदा में भी एक अलग से केस पे काम कर रही थी, खंडवा में भी किसी केस पे काम कर रही थी। तो लड़की खुद भी कमाती थी। उसने अपने माँ का ऑपरेशन जो किया था, तो ऑपरेशन में भी उसने खुद ने पैसे जो है वो खर्च किए हैं। तो पैसा उसके पास में था और कुछ पैसा जो है वो सारांश ने भी उससे मदद की। पेरेंट्स को हाँ, पेरेंट्स को जो है ये लगातार इनमें जो अगस्त के महीने में जब वो पटवारी का उसके पास में रिश्ता आया था और उसने ना बोला था, तो उस टाइम पे काफी झगड़ा भी हुआ है। मतलब लगातार फोन पे बात भी हुई है, माँ का भी झगड़ा हुआ है। माँ ने भी कहा है कि इसके अंदर जो है वो तुम्हें इस बार शादी करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। जिस तरीके से हर एक फैमिली में होता है कि भाई तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, लड़के का कहना है कि नहीं मैं तो अपना लाइफ स्कोर करिए उसका। डेफिनेटली वो अगर ये सब चीजें इतनी हो रही है और उसके बाद ही 6 तारीख को हुआ है। अभी तो क्योंकि मेन जो है वो लड़की ने सोच समझ के अपने पूरे होशो आवाज में कंसेंट में ये सारी चीजें करी है, तो अभी तो वो मिसिंग पर्सन में ही रहेगा। कोई ऐसा अभी तक बयान नहीं आया हो जिसके अंदर कोई क्रिमिनल केस है। सर अलग-अलग किरदार निकल के सामने आए, तो मास्टरमाइंड कौन है इसमें? मास्टरमाइंड अगर कहेंगे तो ये तीनों लोगों ने आपस में मिलकर ये प्लान बनाया हुआ है, जिसमें मेन प्लान जो है वो लड़की का है और बाकी जो वो उस तरीके की चीजें हैं कि कहाँ पे हमें सीसीटीवी कैमरे बाईपास करने हैं, रोड्स कहाँ पर निकल के आ जाएंगे, नेपाल में कौन मदद करेगा, वहाँ पे किसकी मदद होगी, तो ये तो बेसिकली तीनों ने मिलकर। सर ये सवाल ही उठ रहा है कि 3-3 4-4 जिलों की पुलिस लगातार सर्च कर रही थी, काफी परेशान है वो, तो उसके बाद भी कोई अपराध नहीं बन रहा। अभी तक तो कानूनन जो है इसमें कोई ऐसा आपराधिक सेक्शन तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसमें और जरूर जो है वो हम लोग और भी लीगल ओपिनियन भी ले लेंगे, मगर अभी तक इसमें कोई भी ऐसा क्या राम तोमर एक तरफा लव करता था, जिस तरह परेशान कर रहा था, कोई इस तरह की बात भी सामने आई? इस पे मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। जो फैक्ट्स थे वो तो मैंने आपको बता दिए कि फोन वोन वो करता था। 3 से 4 बार उसने टिकट भी बनाया है जिसमें लड़की गई नहीं है वहां पर। तो एक तरफा ही डिस्कशन था, लड़की का कहना है कि, और कुछ जो है वो क्रिमिनल केसेस के अंदर उसने उसको मदद करी है, मतलब फोन वोन पे ही मदद करी है किसी के थ्रू रेफरेंस लेकर, जब वो जबलपुर में 2 साल प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पे। सर लड़की ट्रैवल कर रही थी बीच में, सर आप लोगों को खबर नहीं लगी थी कि हैदराबाद में है? लड़की जो ट्रैवल कर रही थी, सबसे पहले तो उसने अपना मोबाइल जो है वो मिडगार्ड सेक्शन में बंद करके फिकवा दिया था। उसके बाद में लड़की ने इस चीज का ध्यान रखा था। इवन मतलब जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके 7-8 दिन पहले से भी जो है ना, लड़की का 31 जुलाई से लड़की के फोन के अंदर भी जो है वो कुछ लोगों का बात बंद हो गया। बीएसएनएल का मोबाइल जो है वो बंद कर दिया, 2 सिम थे, 1 सिम बंद कर दिया। तो उसके बाद जब लड़की यहाँ से निकली है, तो लड़की निकलते वक्त भी जो हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे भी देखे हैं उसके अंदर भी लड़की ने ये ध्यान रखा हुआ है कि वो गाड़ी के अंदर जो है वो लेटी हुई है, कहीं पे भी गाड़ी के विंडशील्ड में नहीं आ रही है।
तो कैमरे में नहीं आई है क्या। मोबाइल फोन भी जो सिम कार्ड भी जो है वो उसने मध्य प्रदेश में कहीं पे भी सिम कार्ड नहीं खरीदा है, ना उसने मोबाइल खरीदा ना उसने सिम कार्ड खरीदा। और जब लड़का भी जो उसके साथ में था उसका मोबाइल वहीं पे रखकर कि भाई वो जो है उसकी लोकेशन लाइव है, दूसरा सिम लेके दूसरा मोबाइल लेके उसके साथ ट्रैवल किया। ये तो मिल गई, लेकिन उस तरह के और भी कितने मिसिंग मामले हैं अभी तक अपने पास, इसके ऊपर अभी भी कार्रवाई? ये तो अपन बाद में लास्ट में क्वेश्चन का जवाब देंगे। और कोई स्पेसिफिक जवाब? 13 दिन तक की प्लानिंग आपको क्या लगता है सिर्फ घर से भागने के लिए की थी? इस एक मतलब लॉजिकली सोचिए, घर से भागने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन इतने अलग अलग जगह इतने लोगों को इन्वॉल्व करना सिर्फ घर से भागने के लिए? देखिए बात एकदम वैसी है, मतलब ये लगभग हम लोग जो है वो लड़के से भी 2-3 दिन से पूछताछ कर रहे हैं, 2 दिन उससे भी पूछताछ करते करते हो गए, साथ साथ में लड़की से भी बातचीत करते हो गया। मगर एक ये है कि लड़की लगातार वो रिश्तों को डिनाई कर रही है, उसको वहाँ से निकलना है। परिवार का प्रेशर, सोशल प्रेशर जो आज की तारीख में यंग जनरेशन में जिस तरीके से बार बार इस तरह के केसेस देखे जाते हैं, और लड़की एडवोकेट है, उसको पता है, उसको लग रहा है कि भाई जीआरपी में मूविंग ट्रेन में अगर होगा तो कहीं ना कहीं वो मृत घोषित कर जो है वो मामला रफा दफा हो जाएगा और मैं अपनी नई आइडेंटिटी के साथ में चली जाऊंगी। उस तरीके से उसने प्लान बनाया हुआ है। मामला भी उसी तरह का है कि घर वाले जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे थे, इसलिए उससे बचने के लिए। और जब ये जो इवॉल्वमेंट हुआ, मतलब इवॉल्व हुआ है मामला, वो तब इवॉल्व हुआ है। उसको एज ए एडवोकेट उसको ये था कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो मिलने नहीं वाली है। जब वो मामला तुल पकड़ा, पहले तो वो शुजालपुरी गए थे, वहां पे उन्होंने एक रूम जो है वो रेंट पे भी ले लिया था, मगर जब वो मीडिया में तुल पकड़ा तो उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। उस टाइम पे वो डिसाइड हुआ कि मध्य प्रदेश तो छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मामला बहुत तुल पकड़ लिया, लगातार सोशल मीडिया पे आ रहा है यहाँ पे। और कोइंसिडेंटली ये हुआ कि जिस जगह पे उन्होंने रूम रेंट पे लिया था वो किसी पास में ही पुलिस वाले का था। तो आते जाते जैसे ही मामला मतलब ज्यादा तुल पकड़ेगा तो ये पुलिस वाला मुझे जरूर पहचान लेगा, तो इसीलिए यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। फिर ऐसे करके वो हैदराबाद निकल गई। हैदराबाद निकलने के बाद में जब मामला और ज्यादा तुल पकड़ने लग गया तो उसके बाद में फिर जो है 14 अगस्त था जिस दिन वो दिल्ली पहुंची। 15 अगस्त के दिन जो है वो काठमांडू चली गई थी, और 14 अगस्त को काठमांडू चली गई थी, और 15 अगस्त को जो है वो लड़का उसको छोड़ के वहां से वापस आ गया था। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट है 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक का है, जो बीच बीच में उन्होंने सोचा है कि नहीं अब इतना हाइप हो गया है, अब इतना ये हो गया है, पूरी पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है, तो हमें तो अब देश ही छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर उसने वो मिसट्रीट किया, सारे स्थिति उसने बदले, तमाम तरह की चीजें, पुलिस परेशान होते। तो क्या आपराधिक मामला इस पर नहीं बनता? कोई दबाव है क्या इस पर? मतलब क्यों ऐसा? नहीं, ये आपराधिक मामले के बारे में एज सच जो है इसमें, क्योंकि उसके साथ में कोई गलत घटना नहीं हुई है, वो खुद ही उसके अंदर मिसिंग पर्सन है, कानूनन उसके अंदर अभी तक तो कोई मामला नहीं बनता। मैंने पहले भी कहा, इसमें हम लोग और विधिक राय भी लेंगे, अगर कुछ सेक्शन बनते भी होंगे तो उसके बारे में सोच लेंगे। कितनी टीम हमारी लगी हुई थी? जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे सीसीटीवी फुटेज के लिए टीम लगी थी। लगभग भोपाल से लेके कटनी तक के सारे सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले थे, साइबर टीम लगी हुई थी, और साथ साथ में जो मेडघाट और वो सेक्शन में हम लोगों को सर्चिंग करनी थी उसकी 30 लोगों की एक अलग टीम थी। तो कुल मिला के जो है वो 60-70 लोग हमारे लगातार इस पूरे 10-15 दिन। सारांश पर कब शक हुआ, कैसे शक हुआ? सारांश पे तब शक हुआ, सीसीटीवी रहे होंगे सर पूरे जो आप लोगों ने खंगाले? सीसीटीवी तो मतलब ये है कि मतलब बता ही नहीं सकते, वो कम से कम 400-500 से ऊपर ही होंगे, क्योंकि हर स्टेशन पे 40-50 है सीसीटीवी। सबको निकालना, और सिर्फ स्टेशन नहीं, उनके आउटर एरिया और उनके जो बाहर के कैमरे हैं, मतलब कोई बाहर निकल रहा है तो उसके लिए भी वो भी कैमरे खंगालना। एक सारांश पे कब शक हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सारांश का ये था कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है वो कोई उसकी डेथ तो नहीं हो गई, ये सब चीजों को हम लोगों ने जब रूल आउट कर लिया, तो मैंने बीच में भी एक बार बाइट दी थी कि हम लोग जो है वो उसको ब्रॉडन करेंगे पूरे सर्च के दायरे को। जब हम लोगों ने 6-7 महीने का पूरा चीजें खंगाली और उसके अंदर जब देखा कि वो किस किस से बात करती थी, सारांश का 2-3 कॉल बहुत लंबे थे, जबकि वो कॉल तो 2-3 ही थे मगर बहुत लंबे थे। जब उसका फिर हम लोगों ने IPDR निकाला कि ऐसा तो नहीं व्हाट्सएप कॉल से उसने बात करी हो। इसमें हम लोगों ने कटनी पुलिस जो है वो SP कटनी के द्वारा भी एक इनपुट दे दिया था उनके साइबर की तरफ से कि एक ये नंबर आया हुआ है, और वो नंबर हमारे इससे मैच हो रहा था, सारांश से मैच हो रहा था। तो जब वो हमें जानकारी मिली कि यार ये लड़का कितनी क्यों बात कर रहा है और अभी तक इसको हमने पूछताछ नहीं कर पाया है, ये अभी तक इस दायरे में आया ही नहीं है। जब उसका दायरा बढ़ाया गया इन्वेस्टिगेशन का, और भी मतलब जो है 1 महीने को छोड़कर 6-7 महीने 10 महीने का पूरा रिकॉर्ड लेकर और उसके IP एड्रेसेस को लेकर और IP एड्रेसेस के बारे में जानकारी ली गई, तब वो सारांश का नंबर आया। और उसके बाद फिर सारांश को हम लोगों ने जब ट्रैक किया
तो हमें पता चला कि अरे इस पे ये बात कर रहा था। जब उसको उठा के लाए तो फिर तो चीजें फिर आसान हो गई। ठीक सर, काठमांडू तक पुलिस के उस तक संपर्क कैसे किया और कैसे उसको बुलाया, फिर कैसे बरामद? सारांश को जब हम लोगों ने पकड़ लिया, सारांश के पास उसका नंबर जो था, क्योंकि एक सेकंड, सारांश को जब हम लोगों ने पकड़ा तो क्योंकि काठमांडू में जो है वो उसी का कनेक्शन था, तो उसके बाद उसी से बात करके उसके कनेक्शन से बात की गई, लड़की से कांटेक्ट में आए, लड़की से बात की। जब ये पूरा एपिसोड चल रहा था उस दिन, ग्वालियर वाला भी उस दिन पूरा के पूरा एपिसोड चल रहा था, उसके एक दिन पहले से ही उसी टाइम पे हम लोग लड़की के कांटेक्ट में आ चुके थे कि वो काठमांडू में है। तभी मैं इतने स्ट्रांगली बता भी रहा था कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और वहां पर जब हम लोगों ने काठमांडू में बात करी और उसको बात करके फिर बुलवाया, वो सारांश के थ्रू बुलवाया, और उसके बाद में फिर जो है वो उसने अपनी माता पिता से बात की थी? सारांश ने तेजिंदर के बारे में बताया। तेजिंदर के बारे में हम लोग पहले एक बार इन्वेस्टिगेट, वो तो हमारा ये था कि चौथे या पांचवें दिन हम लोग केस क्रैक कर चुके थे। हमें ये लग रहा था कि तेजिंदर ही है जिसके साथ लड़की गई है, मगर जब वो दिल्ली पुलिस आ गई तो तेजिंदर हमारा वापस साइडलाइन हो गया। अगर वो दिल्ली पुलिस उस दिन नहीं आती तो हो सकता था कि हम तीसरे दिन ही उस केस को क्रैक कर लेते तेजिंदर को पकड़कर, मगर वो घटनाक्रम ऐसा ही था जिसकी वजह से हम लोग उससे हटे। पर फिर सारांश के थ्रू वापस तेजिंदर तक जब पहुंचे तो हमारी एक टीम दिल्ली गई, दिल्ली में उसको तिहाड़ जेल के अंदर उसका जो है वो हम लोगों ने वापस अंदर जाके उससे पूछताछ करी, और फिर वापस जो दिल्ली पुलिस से बात करके 4 दिन का उन्होंने रिमांड लिया था, तो उस रिमांड में भी हम लोग वहां पर गए और बाकायदा उससे पूछताछ करी, और जब वो फैक्ट्स मिलान किए तो चीजें फिर हमें काफी आसान हो गई। सर, इंदौर में जो सीसीटीवी आया था एक कार का, उसमें तेजिंदर ही था वो? और इंदौर में सीसीटीवी आया था जिसमें वो एक बार देखना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। परिजनों से बीच में अर्चना ने, जब आप लोगों ने ट्रेस किया, जो कल बातचीत चली थी, बातचीत की थी या परिजनों को पहले से कुछ अंदाजा? जब हम लोगों ने सारांश को पकड़ लिया था और उसके बाद उस